सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर। सो अभी करंटली अभी हम देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का वैल्यूएशन 1.66 लाख करोड़ है, एंड विच मेक्स इस कंपनी को थर्ड लार्जेस्ट बनती है इंडिया में, आफ्टर बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस के बाद, पर चोलामंडलम के ऊपर। अब इसमें कैसे है, जियो जब आता है, जियो जो सब सिम कार्ड में मोबाइल डेटा में आया था जियो, उसने बड़ा प्लेयर को पकड़ा, उसने उसको रुलाया, जैसे एयरटेल। सिमिलरली उसने वोडाफोन और आइडिया को नियरली गायब कर दिया। सिमिलरली अभी वो जियो सिनेमा में आए हैं। वो नॉर्मली क्या करता है, एक उस सेक्टर में जब जाता है फुल फोर्स से, वो सेक्टर का कोई एक बड़ा जो चेयरमैन है या एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, उसको पकड़ता है, तू मेरा बिजनेस बना के दे। दिस इज इनका क्राइटेरिया होता है मोस्टली। तो जियो सिनेमा में जैसे है वो मिस्टर शंकर, जिन्होंने आपका हॉटस्टार बनाया है, उन्होंने उसको रिक्रूट किया जियो सिनेमा में। उसके क्या किया उसने, उसके बाद जियो सिनेमा ने पूरा आईपीएल फ्री करा दिया। मार्केट समझो आप, आईपीएल हॉटस्टार का मार्केट था आईपीएल और इंडियन मैचेस। उसने आईपीएल खा गया, अभी इंडियन मैचेस भी वो खा रहा है, फ्री में दिखा रहा है। हॉटस्टार का मार्केट गया, हॉटस्टार हो रहा है अभी। और उसके बाद जियो जियो सोनी का वैसा ही, जैसा वोडाफोन आइडिया का चल रहा है। अभी सिमिलरली जैसे वो जियो फाइनेंशियल सर्विस लेके आए हैं, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के केवी कामत को अपने साथ बुलाया है, वो अपने साथ ऐड करा है मैनेज करने के लिए। अब मोस्टली क्या है, जियो फाइनेंस को किस में ऑपरेट करेगा, क्या 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 सेगमेंट्स में एक्टिवेट करेगा, वो बिजनेस चालू करेगा, वो अभी तक वो लोगों ने पूरा क्लियर नहीं किया है। 28 तारीख को एजीएम है एक, तो 28 तारीख को एजीएम में वो लोग मोस्टली उसका पत्ते खोलने वाले हैं। अभी मार्केट में ये न्यूज मोस्टली है कि वो लोग मोस्टली म्यूचुअल फंड में भी से ज्यादा एक्सपोजर यूज करने वाले हैं अपना, कंसिडरिंग अभी रिसेंटली ये लोग ने 50-50 परसेंटेज पे एक पार्टनरशिप साइन किया है, और रिलायंस जियो अपना जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, और ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक एक बड़ी वर्ल्ड वाइड में बड़ी कंपनी है, जो सबसे ज्यादा एएमसी उसका पैसा है पूरे वर्ल्ड का। 8.4 ट्रिलियन डॉलर्स है उसके पास, विच इज लाइक हम लोग का जीडीपी से नियरली 2.5 गुना ऊपर। इतना पैसा है उसके पास। वो उसके साथ क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज है, वो मार्केट समझते हैं, और उनका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। वो जियो जीएफएस इसको यूज कर रहे हैं अपने म्यूचुअल फंड के लिए मोस्टली। अभी म्यूचुअल फंड ही क्यों, करेंटली आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड 2000, अगर अभी की बात करो 2023 में, सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अभी वैल्यूएशन समथिंग अराउंड 46 लाख करोड़ है वैल्यूएशन। पर यही अगर आप 2020 में देखो 46 लाख करोड़ है, पर अगर 2013 में देखो तो वो 7.6 लाख करोड़ था। सो नियरली 7 टाइम 10 साल में बढ़ा है ये वैल्यूएशन उसका। अभी कैसे होता है, इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी। पैसा अभी सभी सब लोग का इनकम बढ़ रहा है। इनकम बढ़ेगा तो वो बंदा सेव भी ज्यादा करेगा। अभी यूट्यूब आया है, वो यूट्यूब शॉर्ट्स, या फिर अब इंस्टाग्राम देखो, कहीं भी ट्विटर देखो। अभी जो फिन इन्वेस्टर्स आ गए हैं, वो सब प्रमोट चालू है सब लोग का, कि सब लोग देख के सीखते हैं खुद कैसे करना है, डीआईवाई। तो इन्वेस्टमेंट मार्केट में पैसा आएगा। अभी उनको कुछ लोगों को सेफ पैसा चाहिए, एफडी से बेटर। तो वो बहुत पैसे है, वो इक्विटीज डरते हैं। पर तो भी अगर आप देखोगे करंटली लाइक 6.5 करोड़ लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अपने मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, इंडिया में। तो उसमें से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 10-12 हजार से 10 से 12 हजार करोड़ का ये लोग का एयूएम है मार्केट में अभी का, मतलब अप्रोक्सीमेट पकड़ोगे तो लाख करोड़, हाँ, 11 लाख करोड़ की बात करो। सो नॉर्मली अप्रोक्सीमेटली आप पर हेड आप देखोगे ना, 2,000 2,500 पर पर्सन भरता है म्यूचुअल फंड्स में, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी म्यूचुअल फंड्स उनको क्या दिख रहा है, कि अगर ये जियो को दिख रहा है कि अभी ये कुछ साल के बाद ये इंडस्ट्री 5x होने वाली है, उसके लिए ये लोग ने ऑल इन गए हैं अभी इन इस कंपनी के साथ। क्योंकि उनको पता है कि वैल्यूएशन में अभी ये लोग 50x दिख रहे हैं। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, वो 50x वैल्यूएशन में दिख रहा है।
पर अगर ग्रोथ देखे तो अगर 5x ग्रोथ भी हम लोग एक्सपेक्ट करें 5 साल में तो कम नहीं दिखेगा अपने को। नॉर्मली कैसे होता है, कंपनीज टोटल कुछ 46 या 47 कंपनीज है एएमसीज जो फंड करती है, बैंक्स हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट एनबीएफसी हो या प्राइवेट बैंक हो, सब मिला 46 है। उसमें से जो 80% धंधा है वो नियरली 10 कंपनीज के हाथ में है। सो 10 कंपनीज के वो पूरा है। उसमें से ही अगर प्रॉफिट, बाकी सारी कंपनी भाग रही है, प्रॉफिट में नहीं है अभी भी। वो तो अब उसमें से बहुत फंड्स ऐसे भी है जो अभी तक इंडेक्स को बीट नहीं कर सकते। सो इनको पता है। अभी नॉर्मली कैसे होता है कि म्यूचुअल फंड में मेन होता है कमीशन। कमीशन जिसका वैसा ऐसा है वैसे प्रमोशन होगा। तो देर आर लॉट्स ऑफ फंड। म्यूचुअल में कैसे पैसिव फंड्स भी होते हैं और एक्टिव फंड्स होते हैं। पैसिव मतलब इंडेक्स फंड्स होंगे आपके, जहां वो बोलेंगे कि अरे पॉइंट पॉइंट 70% का एग्जिट लोड दो और आप करो जो हम लोग इंडेक्स में ये करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो कुछ ज्यादा उनको उनको कमीशन ज्यादा मिलता नहीं है। तो इवन खुद ही ईएमसी जो खुद का, जैसे एसबीआई है, जैसे एचडीएफसी है, उनकी जो पैसिव फंड्स है वो खुद के पैसिव फंड्स को प्रमोट नहीं करते। वो बोलेंगे तुम भाई फ्लेक्सी कैप लो, तुम एडवांटेज फंड लो, तुम ये लो वो लो, पर वो पैसिव को ज्यादा प्रमोट नहीं करते क्योंकि पैसिव में पैसा उनको कमीशन कम मिलता है। तो एक होता है मार्केटिंग कॉस्ट उनका निकलता नहीं है तो वो लोग प्रमोट ही नहीं करते। पर अगर आप एक्टिव में देखोगे तो एक्टिव में आपको वन वन के ऊपर आपको दिखेगा एग्जिट लोड, वन क्या ऊपर दिखेगा। तो उसको 1.5 टू, जैसे जैसे उनका जितना बड़ा एयूएम है वैसा वो कम हो जाता है उनका एग्जिट लोड। मार्केटिंग कॉस्ट होती है, एडमिशन कॉस्ट होती है उसका। सो जियो क्या देख रहा है इसमें कि अगर हमें यही सेक्टर पैसिव फंड्स, जियो क्या करना है मार्केट में, जियो जैसे मार्केट हर बार आता है, देखो जियो का फॉर्मेट देखो, हर बार आता है कुछ फ्री में देता है, प्रीमियम चालू करता है वो। चाहे वो जियो ये मोबाइल हो, 4G हो, 5G हो, प्रीमियम चालू करेगा फिर प्रीमियम में घुसेगा और प्रीमियम में जब जाएगा तभी वो बाकी लोग को इधर गिराएगा सबको। सेम वैसे हुआ है जियो सिनेमा के साथ। ये अभी क्या करें, मोस्टली इनका थिंकिंग ये हो सकता है कि हम लोग ये जो पैसिव फंड्स है, अगर 60 पैसा ऐसा चार्ज कर रहा है एसबीआई, या 50 पैसा 60 पैसा कुछ तो है एचडीएफसी का, भी उनसे हम लोग 10 पैसा में ही हम लोग म्यूचुअल फंड देंगे। तो वो लोग अपना सिर्फ जो कॉस्ट है वो 10%, 0.10% पे देंगे। अब इनके पास पहले से ही इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, जियो का इतना डिजिटल स्ट्रक्चर रेडी है, उनको एक्स्ट्रा कुछ खर्च करने की जरूरत है नहीं। चाहे वो रिलायंस स्टोर्स हो, क्योंकि केवाईसी करने के लिए अगर आपको ऑनलाइन नहीं होता तो वो लोग मोस्टली केवाईसी के लिए किसी नया इन्वेस्टर होता है जो ऑनलाइन नहीं अकाउंट, जिसका डीमैट नहीं होता, उसका केवाईसी फॉर्म भराना पड़ता है। फिजिकल प्रोसेस है, अभी ऑनलाइन प्रोसेस चालू हो रहा है पर इतना खास नहीं है। मैं खुद भी कराता हूँ। तो केवाईसी बहुत ये है, प्रॉब्लमेटिक है फिजिकल करने के लिए। केवाई सब लोग डिजिटल नहीं है। ये प्लस पॉइंट है जियो के पास। जियो के पास बड़ा सपोर्ट है, बेस अच्छा है, क्लाइंट कस्टमर बहुत बड़ा है उनके पास। मोस्टली उनका कैसे होगा, अगर किसी को भी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है, उनके पास चार चीजें होनी चाहिए। एक इनोवेशन, एक कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, और एक डिजिटली उनको स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो जियो फाइनेंशियल सर्विस के पास चारों है। तो ये लोग पैसिव फंड्स में एंटर करके मोस्टली कम कॉस्ट में ज्यादा, जैसे अभी मैंने रिसेंटली कहीं देखा था, नवी का एक आया था, इन्वेस्ट इन 10 रुपीज इन म्यूचुअल फंड्स, एक एक यूनिट बेच रहे हैं वो, जो डीमैट होल्डिंग होता है मोस्टली, एएमसी होल्डिंग नहीं होता। तो ये लोग ऐसे भी कर रहे हैं क्योंकि सस्ते में लोगों को मिलना चाहिए, लोग इन्वेस्ट करने चाहिए। एक बार बंदा आ गया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, इन्वेस्ट कर रहा है, रिटर्न्स दिख रहा है उसको 10-15%, वो वापस इन्वेस्ट करेगा। ये होता है नॉर्मली उनका। सो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि इंडिया का ग्रोथ 5 साल में ज्यादा होगा उतना, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आराम से 5x ग्रोथ तो दिख ही रहा है सबको कि 5x भी नहीं तो डबल, एटलीस्ट डबल तो होना ही चाहिए कम से कम। तो इसमें जियो फाइनेंशियल सर्विस का बड़ा हाथ होगा क्योंकि ये अभी इसी में मोस्टली काम करेगा कि कैसे कस्टमर्स को ये लोग म्यूचुअल फंड्स में लेके आए, पैसा अंदर आए मार्केट में। जैसा उनका पास पैसा आया, उनको दिखा रिटर्न्स है, कुछ पैसा खर्च नहीं हो रहा, दे विल इन्वेस्ट मोर।
वही उनका मेन क्राइटेरिया है। आज के लिए इतना ही सर। विजय सर, ओवर टू यू। दिग्विजय सर, आप कुछ स्टार्ट करेंगे? हेलो। विजय बोलिए। तुम भी बोलो, अभी मैं 5 मिनट बाद बोलता हूँ, मैं थोड़ा ड्राइविंग कर रहा हूँ। ओके, विजय सर आप स्टार्ट कर दीजिए कुछ। अच्छा, मेरी बारी है। तो ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विस है, इसके बारे में हम लोग एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विस सिर्फ इसकी अभी मेन स्टोरी शुरू करने का पहले हम एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं आपको। कुछ दिन पहले की बात है, जब आपको L&T हाउसिंग फाइनेंस करके एक फाइनेंस का वो बिजनेस है, L&T ग्रुप का, वो स्टार्ट हुआ था। उसके काफी दिन तक बिटेन डाउन था, तो फिर कोई बाई उसे नहीं कर रहा था L&T हाउसिंग फाइनेंस। फिर L&T ग्रुप को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले और इस ग्रुप पे किसी का भी ध्यान नहीं गया और किसी ने भी इसे बाई करने से मना कर दिया, चाहे ब्रोकरेज हो या कोई भी हो। तो ये स्टॉक के करीब करीब 85 65 ऐसे करके इसी रेंज में था, 65 to 85 के रेंज में। फिर ये स्टॉक ने अचानक से इसमें बाइंग मोमेंटम आने लगी और फिर 87 के बाद ये 90 जैसे क्रॉस किया, फिर 100 क्रॉस किया, फिर उसके बाद बहुत बड़ी रैली हो गई। तो ये स्टॉक ने अपना हाई बनाया था 135 के आसपास, 137। तो मेरे बोलने का मतलब है कि कोई भी स्टॉक है, अगर उसके पेरेंट कंपनी बहुत बड़ी है और पेरेंट कंपनी के पास बहुत सारे फाइनेंशियल, मतलब उसे आउटसोर्सिंग है जिसे उसे चाहिए ही चाहिए, चाहे वो अब तक वो बैंक से ले रहा हो या फिर किसी और से ले रहा हो। तो अभी तक जो रिलायंस जियो का है जो फाइनेंशियल सर्विस, वो सिर्फ रिलायंस ग्रुप के ही कंपनियों को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रही थी। दूसरे को अगर उसे प्रोवाइड करना है तो उसे किसी के साथ टाई अप करना पड़ रहा था। अभी कुछ दिन पहले वो जब हीरो ग्रुप और बाकी सारे मतलब उन्होंने लॉन्च किया था हार्ली डेविडसन के बाइक, तो वहां पे ईएमआई देने के लिए उसे बजाज फाइनेंस के साथ वो टाई अप करना पड़ रहा था। तो जो प्रॉफिट लेवल था वो कम हो रहा था। तो इस तरीके से अभी भी जितने भी हॉस्पिटल है, इंश्योरेंस है, हर जगह जहाँ पे भी उनको अप्रूवल नहीं मिल पाया था, तो उन्हें किसी न किसी के साथ मतलब उनके किसी के कंधे पे सर रख के ही काम करना था, सीधा नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से काफी उनको प्रॉब्लम हुआ। फिर उन्होंने ये प्लान किया कि इसे डिमर्ज करके और जितना जल्दी हो सके इसकी लिस्टिंग करी। तो अभी तक जो इसकी लिस्टिंग है सबसे फास्ट लिस्टिंग है। अभी तक कभी भी डिमर्जर के बाद इतने जल्दी लिस्टिंग नहीं हुआ है। उसकी वैल्यूएशन कैलकुलेट की जाती है, बहुत टाइम लगाया जाता है, फिर बहुत सारे इन्वेस्टर से बात, ऐसे सारी चीजें मीटिंग होती है। तो वैसा कुछ नहीं हुआ। रिलायंस का अपना पता है कि आगे बहुत ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत है और फाइनेंस सिर्फ एक म्यूचुअल फंड या फिर आपको किसी को जो रियल एस्टेट में है या फिर बाइक इंश्योरेंस इस सब में यहीं तक नहीं होती है। बड़े बड़े कंपनियों के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं और उन प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग तरीके से, तो जो रिलायंस का जो जियो फाइनेंस है ये हर सेगमेंट में काम करेगा। इसकी स्टोरी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। 2015 में रिलायंस इंडस्ट्री ने एक प्रिंसिपल अप्रूवल लिया था पेमेंट बैंक के लिए आरबीआई से 2015 में। तब से ये जियो फाइनेंस का मतलब अपना शुरू हुआ था और उस समय इसको रिलायंस फिनसर का नाम दिया गया था कि ये रिलायंस फिनसर बनेगा जैसे बजाज फिनसर बना। तो 2015 में ये था कि पेमेंट बैंक का अप्रूवल इसे मिल गया, तो ये आपस में जो चीज़ है पेमेंट वो सारी चीज़ें कर पा रहा था, ठीक है। उसके बाद 2018 में क्या हुआ, एसबीआई रिलायंस इंटर इनटू पार्टनरशिप। एसबीआई पिक्स 30% स्टेक इन जियो पेमेंट बैंक। एसबीआई को उसमें वैल्यूएशन दिखा 30%, उसने 3 साल के अंदर 2015 में लॉन्च हुआ था,
इसको अप्रूवल मिला था पेमेंट बैंक का, और उसमें 30% उसने SBI ने स्टेक ले लिया। तो पार्टनरशिप ऐसे होती रहती है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने इसमें अच्छे पोजीशन ले रखे हैं, वो सारे बाद में बात करेंगे, ठीक है। 2019 में क्या हुआ, रिलायंस पार्टनर विथ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड टू लॉन्च इट्स ओन पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल फॉर डिजिटल पेमेंट। तो ये हमेशा से डिजिटल पेमेंट की बात चल रही है। जब इंडिया में 2020 में जो पेटीएम का इतना क्रेज बढ़ा, या फोन पे का बढ़ा, या डिजिटल का इतना मोदी जी ने वो किया था, उससे पहले 2019 में ही रिलायंस ने अपना सोचा था कि हम डिजिटल पेमेंट शुरू करेंगे, तो उसने अपना शुरू कर दिया। 2020 में रिलायंस लॉन्चेज यूपीआई पेमेंट थ्रू माई जियो ऐप। तो उसने अपना यूपीआई पेमेंट में भी अपना काम शुरू किया। 2020 में फिर से जियो टाई अप किया था व्हाट्सएप पेमेंट ग्रुप पेमेंट सर्विस के थ्रू, और किराना स्टोर बाकी जो जितने भी यूपीआई होता है उसमें करता है। 2023 में जो इसने बोला कि हम फाइनेंशियल सर्विस को अलग ही कर देंगे। तो आप एक ग्रोथ देख रहे हो। 2015 में जो सिर्फ एक पेमेंट बैंक के साथ था, वो आज आपको यूपीआई और हर जगह डिजिटल पेमेंट वो कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि रिलायंस का डिजिटल जो पेमेंट है, इसका तो कोई बिजनेस ही नहीं है, ये तो कोई मतलब काम ही नहीं कर रही है, तो इसकी वैल्यूएशन कैसे निकाली जाए। तो इस वजह से बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुए लोगों के, और इसकी जो उसमें से डिमर्जर हुई है, तो उस समय इसकी 168 के आसपास मतलब इसका प्राइस तय हुआ था। लेकिन जो फेयर जो लिस्टिंग के आसपास आएगी, वो 260 टू 300 के आसपास आ सकती है, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि ये बहुत सस्ती है, लेकिन रिलायंस डिजिटल जो पेमेंट सर्विस है, वो सिर्फ अकेले मतलब इसका ही बिजनेस नहीं करते। इसके पेरेंट कंपनी जो रिलायंस है, उसमें भी 6% स्टेक है इसका, रिलायंस इंडस्ट्री में। तो रिलायंस का जो भी चीज आगे ग्रोथ हो रहा है, उसका एक ये पार्टनर है पहले से। नेटवर्थ इसकी 20 जो जो कोर नेटवर्थ है, वो 11,000 करोड़ के आसपास है, जो इनकी बिजनेस के थ्रू हो रही है, ठीक है। बहुत सारे अप्रूवल्स अभी पेंडिंग में है, जो अप्रूवल्स अभी आए नहीं है, ठीक है। अभी जो इसकी लिस्टिंग होने वाली है, वो 3x वैल्यूएशन पे है, और अभी आप बजाज ग्रुप का देखेंगे तो 5x वैल्यूएशन पे है। तो अभी भी इसमें स्कोप है 350 400 तक जाने की, ठीक है। कोई भी जितने भी एनबीएफसी होते हैं, उनकी जो मतलब लिस्टिंग होती है, या उनमें जो ग्रोथ पोटेंशियल देख के किया जाता है, इनकी फॉरवर्ड भी हमेशा कम होती है। आगे अगर आप सोच रहे हो कि 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन अगर ऐसा हमारी इकोनॉमी होने वाला है, तो इसको फंडिंग की जरूरत है। और फंडिंग जो सस्ता जो लेंडिंग कर सकता है, उसी के पास जाएगा। रिलायंस ग्रुप के पास ऐसे भी कैश सरप्लस पड़ा हुआ है। उसकी जितने इनकम टैक्स रिटर्न भरता मतलब उसका आईटीआर भरता है, उसका देखो तो इंडिया के बड़े बड़े कंपनियों का जितना रेवेन्यू नहीं होता, उतना उसका तो टैक्स जाता है। तो कैश का तो उसे कोई इशू ही नहीं है। वो पैसा पड़ा हुआ था, उसको यूज करना था। तो जो अभी आप सुन रहे हो कि ये क्यों जियो फाइनेंशियल सर्विस ही क्यों नाम दिया गया, इसको रिलायंस फाइनेंशियल सर्विस क्यों नहीं नाम दिया गया, ये रिलायंस ग्रुप से एकदम अलग ही है। ये सिर्फ और सिर्फ मेन जो इसका बिजनेस है, वो जितने डिजिटल है जियो से रिलेटेड। जियो आपको का जितने भी अभी नया मतलब उसको क्या बोलते हैं, रिलायंस 2.0 में जो भी है, तो उसको सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है, और उसी के थ्रू ही जाएगा। तो ये अभी लॉस मेकिंग जो अभी तक इनकी चल रही थी, कि कितना भी होता है, तो रिलायंस इतना सारे एक्विजिशन ले रखा है बहुत सारे छोटी छोटी कंपनियों को, तो उसमें इसका कोई भी पार्टिसिपेशन वैसा नहीं है, ना इसका कोई वैसा स्टेक है। इसको सीधे सीधे दिया गया है कि आपको जियो सर्विस में रखा गया है। जियो का जितना भी आगे प्लान आने वाला है, वो सारे में इसकी मतलब मेन रोल है, ठीक है। तो अभी एक चीज है, टोटल इसकी जो मतलब इम्प्लाइड जो मार्केट कैप है अभी, वो 1,66,000 करोड़ के आसपास आ रही है। और रिलायंस के थ्रू जो स्टेक है, उसके थ्रू है इसका 1.1 लाख करोड़ के आसपास, ठीक है। तो अभी इसका बहुत सारे न्यूज आया था कि एफटीएससी जो होता है इंडेक्स, उससे इसको निकाल दिया जाएगा और इसको डीलिस्टिंग किया जाएगा। तो फिर बातचीत में ऐसे रिमर बहुत सारे आते रहते हैं, वो अडानी ग्रुप में भी आए थे, और स्टॉक ऐसे ही भाग जाते हैं।
तो इसमें भी र्यूमर आए थे कि हाँ स्टेक सेलिंग होगी वहां पे और वहां से फंड आउटफ्लो होगा क्योंकि इंडेक्स से निकाला जा रहा है तो बहुत सारे सेलिंग आएगी, म्यूचुअल फंड सेल करेंगे, ऐसा करेंगे। तो उसने बोला कि नहीं, हम सेल नहीं करेंगे, हम इसे मतलब मेंटेन करके रखेंगे, हमारे इंडेक्स का पार्ट ही बना रहेगा। और दूसरा क्या कि अभी जितने भी म्यूचुअल फंड और बाकी जितने भी फंड हाउसेस के मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी, सबका ये है कि 5x वैल्यूएशन तक हम बाई ही करेंगे। और इसकी जितनी भी वैल्यू अभी तक लोगों को पता नहीं है। और हर बार ये होता है कि लोगों को तब पता चलता है जब वो नया ब्रेकआउट देता है या नया एकदम से टर्न अराउंड स्टोरी बनती है। अगर 300 है तो कोई पूछेगा नहीं, जब वो 500 के ऊपर चला जाए तो हर कोई उसमें बाई करना चाहता है। एक प्रकार से मैड बुल रन टाइप का आ जाता है। तो अडानी ग्रुप भी आज से कुछ साल पहले जो लिस्टेड हुआ था या रिलायंस ग्रुप भी लिस्टेड हुआ था, तो उसको कोई पूछ नहीं रहा था ये कौन सी कंपनी है, इसको कौन लेगा। और आज देखो एनबीएफसी हमेशा बढ़ती है। आप बढ़ने का मैं बहुत सारे रीजन आपको बताता हूँ। पहला रीजन ये है कि रिलायंस जियो फाइनेंस है, एक तो फाइनेंस का ग्रुप है, तो हमेशा आपको जो सस्ता दे रहा है उससे लोग लेंगे, ठीक है। और दूसरा है कि क्रेडिबिलिटी, आप क्रेडिट देखोगे तो क्रेडिट ग्रोथ इनकी है। दूसरा, लोन रिकवरी के लिए कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, आपके घर पे कोई वो बुली नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे, आपके जो पर्सनल जो डिटेल्स हैं जैसा कुछ महीने पहले नबी ये सारी चीजें फ्रॉड करते रहते हैं कि आपके पर्सनल जो मैसेज है उसको वो वहां से निकालते हैं, सबको मैसेज करेंगे, थ्रेड देंगे। तो वैसा नहीं, इसमें सेफ्टी है। और बजाज ग्रुप पे भरोसा करने की यही वजह है कि वो ईएमआई के लिए रिमाइंडर भेजते, सॉफ्टली भेजते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी गुंडे को भेज दिए कि भाई पैसा अपना दे। तो ये जो रिलायंस का जियो फाइनेंस है, इसका मेन जो पर्पस बनाया गया है, इसने किराना स्टोर तक का टारगेट किया हुआ है। मतलब ये जितने एमएसएमई वाले हैं, जितने भी मतलब ये वाले हैं, ये अगर उनकी सही लग रही है तो अपने लोकल एजेंट्स के थ्रू उनको देंगे। और अभी जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक या आपको बहुत सारे हैं जो छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनकी भी वाट लगने वाली है। क्योंकि उनको जो पैसा देने का काम है, रिलायंस का हर एक जगह अपना बंदा रख रखा है जो इजीली जो आपको पैसा अवेलेबल कराएगा, और जितना आपकी कैपेसिटी उतना ही कराएगा, और लोन रिकवरी भी इजीली कराएगा, ठीक है। दूसरा क्या चीज है कि अगर ये म्यूचुअल फंड में आ रहा है, जो कि इसने अप्रूवल के लिए इसने बात कर ली है, तो म्यूचुअल फंड में कभी भी शुरू होता है तो स्टार्टिंग में उसकी एयूएम कम होती है। जैसे कोई भी स्टार्ट होगा तो 5,000 करोड़ के आसपास से होगी। धीरे धीरे वो चीज बढ़ती जाती है, लोग डिपॉजिट करना शुरू करते हैं। एक बार जो म्यूचुअल फंड में आ गया वो अपना पेमेंट दे रहा है और भी नए लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो वो धीरे धीरे वो उसमें वो लाखों करोड़ों की हो जाती है। एक बार उनके होने के बाद 1,000 करोड़ से शुरू होती है, लाख करोड़ तक जाती है। तो कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड का मतलब ऐसा नहीं है कि इस टाइम के साथ वो ग्रोथ नहीं हुई है, उनकी हमेशा होती है। दूसरा कि इसने हमेशा टॉप मैनेजमेंट को हायर किया है। सबसे बड़ी बात, ये ज्यादा पे करता है और अपनी जो भी चीज है डिस्काउंटेड रेट पे देता है। तो अगर इसकी म्यूचुअल फंड भी आती है तो वहां पे जो ब्रोकर है उसको ज्यादा बेनिफिट दी जाएगी, ये अपना खुद का बेनिफिट कम करेगा। तो इस तरीके से इनका जो मतलब बिजनेस है उसको बढ़ाया जाएगा। दूसरा कि पेमेंट सिस्टम अभी जो स्टार्ट किया गया है, तो उसमें भी इनका अपना जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वैसे तो नहीं है, इनका डिजिटल क्वाइन टाइप का आएगा। जैसे जैसे अभी अमेजन वैलेट वगैरह का यूज हो रहा है, तो वैसे इनका चलेगा और अभी चल भी रहा है। तो उससे क्या होगा कि कैश का जो इतनी बड़ी ग्रुप है, तो जो कैश का ट्रांजैक्शन है, बहुत सारी चीजें करना है, उसमें उनकी जो पैसे का जो टैक्स है वो सारी चीजें मतलब जो है लेन देन, वो सारी चीजें कम हो जाएंगी। दूसरा कि पेमेंट इजी होता है, डिजिटल आपको पता होता है कि कितनी हमारी कंपनी में ये है, तो सारी कैलकुलेटेड है इनकी। तो पेमेंट सिस्टम अगर आपका, अगर मान लो कि आपके पास आगे चल के कोई ऐप होता है, जैसे टाटा ग्रुप ने बनाने की कोशिश की, अडानी ग्रुप ने बनाने की कोशिश की, रिलायंस ग्रुप भी अपना एक बनाएगा। तो अगर एक साइट मिले जहां से हर कुछ आप बाई कर सकते हैं और वो आपको वो भी देगा कि हाँ हम यहाँ पे डिजिटल बाई कीजिए, आप यहाँ पे चाहे तो ईएमआई ले सकते हैं, आपको कोई भी कैश का वैसा इशू नहीं रहेगा, आपका डायरेक्ट पेमेंट बैंक से आपको डायरेक्ट अटैचमेंट रहेगा।
तो ले दे के पेमेंट इजी हो जाता है, ईएमआई मिलना इजी हो जाता है, और आपका जो भी है बायर इंटरेस्ट वो बढ़ जाता है, वो सारी चीज यहीं से मिल जाएगा आपका। ठीक है। रिलायंस ग्रुप ने हर एक चीज का बाई कर रखा है, हर एक चीज आपको, ग्रोसरी की चीजों से लेके, जो डिलीवरी सिस्टम से, मेडिसिन से लेके, आपको हॉस्पिटल से लेके, जितनी भी बड़े बड़े चीजें हैं, वो टेक्सटाइल से लेके हर एक को उसने अपना एक बना रखा है ग्रुप, पूरे का पूरा। तो उसको पैसे की जितनी नीड है, अभी किसी किसी से लेना पड़ रहा था, लेकिन एक बार अप्रूवल इसको आ गया और प्रॉपर इसकी लिस्टिंग हो गई, तो फिर इसको जो 10% एसबीआई से 1% 9% पे देना पड़ रहा था लेने में, फिर वापस उनको पेमेंट करने में, उसमें बहुत एक बंदे को भी रखना, सारे ऑडिट करना, वो सारी चीज खत्म हो जाएगी। डिजिटल पेमेंट है, जितना होगा अपना करके वापस कर देंगे, जितना होगा अपना वो बिजनेस में शो कर देंगे, तो कोई उनकी फ्रॉड नहीं है, सारी चीजें स्मूथ हो जाएगी, तो उनकी जो बिजनेस है वो भी थोड़ी स्मूथ चलेगी। अगर मान लो कहीं पे कैश की कमी पड़ रही है, तो दूसरे सेगमेंट से निकाल के दे सकते हैं, या उनको उतना टाइम दे सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक बैकबोन बनेगी, और बहुत जो बिजनेस है रिलायंस के बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो अभी इनका क्या आया है कि मैंने बहुत सारे लोगों को सुनी कि उन्होंने बोला कि 260 पे लिस्ट होता है, तो क्या होगा कि फिर अपलोड कर देंगे हम इतना मिलियन शेयर, वो कुछ नहीं है। अच्छे खासे जो ब्रोकरेज से उन लोगों की बात हुई, उन्होंने ये बोला कि अभी हमें और खरीदने की जरूरत है, बेचने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों आगे इसकी जो मेन जो बिजनेस है उसे कोई बता नहीं रहा है, जितना इसकी मतलब वेटेज है, और आगे जाके सब कुछ होने वाला है। तो अभी विदेशों में भी काफी डिमांड है इनकी, तो बायर्स इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो हमारा प्लान ये है कि हम बाई करेंगे। अगर हमें 260 तो 300 मिल रहा है तो हम बाई करेंगे। और कितना बाई करेंगे, अपने जो इनिशियल जो कैपेसिटी उससे 60% यूज करेंगे। उसके बाद अगर ये मिलता है हमें, तो हम एटलीस्ट मेरे मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट ये 400 के आसपास तो इस मंथ से, मतलब अक्टूबर तक दिख जाएगा आपको, 400 या 450 तक जा सकता है। और उसके बाद हर बार जब कोई डील होती है कहीं से भी, तो वो न्यूज में आती है, फिर उस पर डिस्कशन होता है, फिर नया वैल्यूएशन निकलता है, और फिर वो चीज लेता है, अरे तो सस्ता है, एक और अप्रूवल आ गया, इसको और खरीद लेते हैं। तो ऐसे करके ये चीज बनती रहेगी, और आपको 1 साल से 2 साल लगेंगे इसको, बस 1500 2000 क्रॉस करने में। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी तक मान लो कि आप बोल रहे हो कि जीरो बिजनेस से कोई बिजनेस नहीं है, और वो कंपनी बिजनेस स्टार्ट कर दे, उसका बिजनेस आपको दिखने लगे, और वो बिजनेस ग्रोथ करने लगे, तो फिर आप तो खरीदने दौड़ोगे पागलों जैसे। उस समय तो कोई बेच नहीं रहा होगा। अभी क्या किया जाए कि जिनको फ्री में शेयर मिल गए हैं, उनसे कोशिश किया जाए कि शेयर निकाल लिया जाए बाहर। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें बात चल रही है। तो ऐसे में जो आपस में जो कॉन कॉल्स होते हैं इन लोगों के, जो म्यूचुअल फंड और बाकी सारे इन लोगों का, तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि नहीं, हमें तो हमारे पास है फ्री के, वो तो मैं बेचने वाला नहीं हूँ, मुझे अगर मिलता है तो मैं और खरीद लूंगा। तो ऐसा सिचुएशन है। और आप लोगों को बोला जा रहा है कि इसको बेच दिया जाए क्योंकि अपलोड होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही रूमर पेपर में पेड यही सारी चीजें की जाती है। बाकी दिग्विजय को बुलाते हैं, दिग्विजय बोलेंगे। हेलो। यस सर, आवाज आ रहा है, बोलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी जैसे सर बोले कि अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वो लिस्ट होगा, तो अभी ग्रे मार्केट पे बोल रहे हैं कि 300 के आसपास ये शायद लिस्ट हो सकता है। शायद लिस्टिंग डे 1st आवर में ही वो 350 चला जाए। ठीक है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि 300 to 350 वहाँ पे खरीद लेने के लिए, क्योंकि लास्ट कुछ दिन पहले भी आप लोग देखे होंगे कि 2 IPO आया था, एक SBFC फाइनेंस का, एक कॉन्कॉर्ड बायोटेक का। दोनों ही पोस्ट लिस्टिंग मतलब 10 से 20% ऊपर गया था उस दिन ही। ठीक है। तो अभी मार्केट में बहुत डिमांड है। और जैसे आप लोग सुने होंगे, न्यूज़ में पढ़े होंगे कि इंडिया जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, इंडिया का बहुत सारा मतलब क्रेडिट ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो
ये लास्ट 2-3 महीने में ये बहुत ज़्यादा एनबीएफसीज जितना फाइनेंशियल सर्विसेज है, बहुत जो जो स्टॉक है सबका भी मतलब 30-40% ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो ये सही टाइम पे ये जियो फाइनेंस अभी लिस्ट हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट मुझे लगता है नेक्स्ट 5 इयर्स ये क्रेडिट ग्रोथ बहुत बढ़ेगा। ये क्रेडिट नीड सबका बहुत ज़्यादा होगा। मतलब अभी जैसे सभी आप लोग देखे होंगे, मतलब मेरे घर में भी या मेरे हॉस्टल में भी जिनका सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, शायद सोचो 10 से 15 हज़ार महीने का, वो भी हाथ में आईफोन लेके घूम रहे हैं। कैसे? ये अभी ईएमआई स्कीम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो सब लोग ये ईएमआई अवेल कर रहे हैं। ये 1-2 साल में ये पूरा आईफोन का पेमेंट कर देंगे। तो सभी लोग अभी क्रेडिट ग्रोथ, जैसे इंडिया में, जैसे यूएस में बहुत ज़्यादा मतलब लोग क्रेडिट पे लेते हैं, तो इंडिया में उतना ज़्यादा ग्रोथ अभी तक है नहीं, बट हो जाएगा। ठीक है, उससे मतलब नेगेटिव्स भी है, डेट बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ का बहुत ज़्यादा स्कोप है। कुछ दिन पहले भी ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक प्रेजेंटेशन लाया था कि इंडिया में किस किस सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, तो उसमें क्रेडिट ग्रोथ का एक बहुत अच्छा बोला था उन्होंने कि क्रेडिट ग्रोथ अभी बहुत बढ़ने वाला है, फाइनेंशियल सर्विसेज का नीड भी बहुत बढ़ने वाला है। तो एल भी सर ने बोला था, एल हमने लिया था, एल फाइनेंशियल होल्डिंग्स हमने लिया था 80 के आसपास, 85, तब वो हिल नहीं रहा था, लेकिन सभी बोल रहे थे कि जाएगा जाएगा, तब अचानक वो ये लास्ट 1-2 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गया, मैं 130-135 ऐसा तक गया। अभी थोड़ा गिर रहा है, बट फिर से जाएगा वो। वैसे ही जियो, और जियो का तो अलग, ये रिलायंस का स्टॉक है। फर्स्ट टाइम 17 ईयर्स में एक रिलायंस का स्टेबल से एक स्टॉक निकल रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाइप तो है ही। और मुझे लगता है अभी जैसे मतलब 300 के आसपास लिस्ट हो रहा है, उतना ज़्यादा गिरने का चांस तो है नहीं। मतलब अगर आप सोचोगे कि हाँ ठीक है, मैं वेट करता हूँ, 200 के आसपास आएगा तो लूँगा, तो ऐसा होगा नहीं। मतलब ये बढ़ेगा ही। और वैल्यूएशन जैसे हम लोग डिसाइड करते हैं, जैसे जोमेटो का फ्यूचर वैल्यूएशन, फ्यूचर पी के हिसाब से, फ्यूचर में 5 साल बाद बहुत प्रॉफिट दिलाएगा, उस हिसाब से जैसे टेक स्टॉक्स का वैल्यूएशन किया जाता है, वैसे ही होगा। 5 साल के बाद जो डिमांड आएगा उस हिसाब से ही लोग लेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका भी वैसे वैसे डील होता रहेगा। और अभी म्यूचुअल फंड में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मतलब स्कोप है। ठीक है, मतलब अभी भी मतलब उतना ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड नहीं करते, ज़्यादातर लोग एफडी ये सब करते हैं। तो जैसे जैसे मतलब लोग को लगेगा हाँ इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, मार्केट में पैसा है, तो पहले वो म्यूचुअल फंड में डालेंगे, मार्केट में बाद में डालेंगे, क्योंकि मार्केट उनको लगता है ज़्यादा रिस्की है। तो म्यूचुअल फंड ज़्यादा जैसे रेडियो में भी आता है म्यूचुअल फंड सही है बोल के, तो पहले म्यूचुअल फंड में डालो, एसआईपी करो, तो ये उनको भी लगता है हाँ सेफ है, ठीक है, महीने में 5 हज़ार तो डाल ही सकते हैं। तो उनका ज़्यादा सैलरी है 10,000, तो 5,000 डाल रहे हैं एसआईपी में। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मनी जा रहा है एएमसी ये सब में। और मार्केट में आप लोग क्या करते हैं, मार्केट में आप डालोगे पैसा निकाल लोगे, डालोगे पैसा निकाल लोगे, तो कैपिटल मतलब उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है कैपिटल। अगर आपके पास सोचो सही सेम ही है कैपिटल, लेकिन एएमसी में सोचो, एएमसी में आप पूरा एक फिक्स्ड अमाउंट डाल रहे हैं, एफडी जैसा, पूरा एक अच्छा खासा बल्क अमाउंट जा रहा है उसमें। तो उस हिसाब से जैसे अच्छा, जैसे म्यूचुअल फंड होता है, मेरा एसेट सोचो, उसका कितना एयूएम बढ़ गया अभी, तो उसका वो लमसम ही बंद कर दिया। ठीक है, तो अभी जैसे मार्केट बढ़ेगा, ये सब म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सबको भी लगेगा कि हाँ म्यूचुअल फंड करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं। ठीक है, एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से फाइनेंशियल सर्विसेज का जो पहले वो डिसाइड किया है एएमसी में आएगा, वो मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा उसको। और जैसे जैसे डील्स होता रहेगा, क्योंकि बाद पहले भी आप लोग देखे होंगे कि रेलवेज में सोचो, रेलवेज में सबको भी लगता है हाँ बेकार स्टॉक है, क्या है, कहीं नहीं जाएगा,
RVNL 30 पे चल रहा था, लोग सोचे हाँ 50 पहुंच गया बहुत है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिले, बहुत ज़्यादा मतलब सब लोग पुश किए, तो वो चला गया 150 तक। तो वो फ्यूचर पोटेंशियल के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आप 30 पे लिए थे, आप होल्ड किए थे, तो आपको 5x मिलेगा अभी। अभी थोड़ा कम है, बट मिला मिला होता 5x, 145 तक गया था वो। तो जैसे सेम है रिलायंस के लिए, आपको लेना है फिर होल्ड करना है, मतलब स्विंग नहीं। मुझे लगता है अगर आप लोगे अभी या 3 to 5 years आप होल्ड करोगे, तो आपको यहाँ पे भी 3x मिल सकता है, 3x to 5x मिल सकता है। मतलब 1500 से 2000 तो जाएगा ही ये, ठीक है। तो हाँ, ये मतलब बहुत फास्ट ग्रोथ शायद नहीं होगा, क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग हो रहा है, लेकिन टाइम लगेगा। और जियो के पास वो मतलब पावर भी है, वो टाइम भी है, वो धीरे धीरे इसको बढ़ाएगा। और मतलब चैलेंजेस तो है, चैलेंजेस मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन है एएमसी में भी, ये मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज में भी, ठीक है। लेकिन जियो के पास मुझे लगता है जो पावर है, जो मतलब फंड्स का तो कमी नहीं है उसको, फंड्स का कमी नहीं है। रेटिंग एजेंसी भी उसको AAA पॉजिटिव रेटिंग दिया है, स्टेबल रेटिंग दिया है, तो फंड्स तो आएंगे उसके पास, ठीक है। और जैसे जैसे मतलब इंडस्ट्री ग्रोथ होगा, फंड्स का भी ग्रोथ होगा, क्रेडिट ग्रोथ होगा, पूरा सेक्टर का ग्रोथ होगा। तो अभी जैसे पॉजिटिव है, अभी मतलब नेगेटिव से ज़्यादा पॉजिटिव से है अभी। तो अभी जैसे लिस्ट हो मंडे को, देखो कहाँ पे लिस्ट होता है, 350 के आसपास हो सकता है लिस्टिंग, तो वहाँ पे ले लो, ज़्यादा वेट करने का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा फ्लक्चुएट वोलेटाइल रहेगा बीच में, लेकिन मतलब हो सकता है स्टार्टिंग में ही अपर सर्किट लग जाए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ऐसे ही। ओके, तो अभी जियो फाइनेंशियल पे तो बात हो गया। अभी इसमें जियो फाइनेंशियल में ऑलरेडी सर लोगों ने सभी कुछ बता दिया कि इसमें कौन कौन सा ग्रोथ है, आगे क्या फ्यूचर स्कोप हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे लिए एक्सपेंड करने को कुछ है नहीं बेसिकली, बट मैं थोड़ा सा इसमें और कुछ भी ऐड करना चाहूंगा कि मतलब फ्यूचर पे और क्या क्या इसके लिए पोटेंशियल हो सकता है, मतलब कहाँ कहाँ ये अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है जियो फाइनेंशियल। बिकॉज जियो फाइनेंशियल पहले एक मर्ज एंटिटी था रिलायंस के अंदर में, तो वो रिलायंस की जो अलग अलग सेक्टर्स है, जैसा रिलायंस ऑयल एंड केमिकल में है, रिलायंस रिटेल है, जियो है, मतलब हर सेक्टर को रिलायंस के जो भी जितने भी सब्सिडरी था, रिलायंस के जो भी पार्ट थे, वो सबको ऑडिट करता था, मतलब सभी को वो फाइनेंस प्रोवाइड करता था। बट अभी डीमर्ज होके एक न्यू एंटिटी लिस्ट हो गया है, लिस्ट होगा कल। तो लिस्ट होने के बाद में अभी क्या होगा कि जियो फाइनेंशियल का एक अलग से ऑडिट होगा, उसका अलग से मतलब प्रॉफिट वगैरह सब कुछ शो होगा, और उसका एक अलग से पूरा एक स्ट्रक्चरल शो होगा। तो यहाँ पे अभी तक क्या था कि वो रिलायंस के जो अपनी जो भी आइडेंटिटी थी, मतलब केमिकल सेक्टर को या अलग अलग जो भी उसके सेक्टर्स हैं, जो जो बिजनेस उसका चल रहा है जो भी सेक्टर में, तो उसको वो देता था, तो वहां से उसको एक रिटर्न तो मिलता था, मतलब 8% पे 10% पे वो जो भी पैसे देता था, मतलब एनबीएफसी के रूप में। तो अभी क्या है, अभी जब वो डीमर्ज हो गया तो वो रिलायंस को तो देगा, रिलायंस के साथ साथ इसका जो एक्सपेंड है वो अभी कौन कौन से सेक्टर में एंटर करेगा, सबसे पहले सर ने बताया एमसी, इंश्योरेंस, और आगे हर चीज में, मतलब रिटेल सेगमेंट में ये इंटर करेगा। जैसा आपका अभी बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, जब भी आप कोई दुकान पे कोई भी सामान बाय करने जाते हो, सपोज आपने कंप्यूटर की शॉप पे गए, आपके पास पैसा नहीं है, आपको ईएमआई पे लेना है, ठीक है, आपके पास बजाज का कार्ड है, बजाज फाइनेंस या फिनसर्व का, तो दुकान वाला आपको खुद बोलता है सर आपके पास कोई बजाज का कार्ड है क्या, अगर आपको ईएमआई पे लेना है तो आपको हम 100% फाइनेंस करवा देंगे, आप कुछ डाउन पेमेंट कर दो, हम 100% फाइनेंस भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वहां पे दुकान वालों से डायरेक्ट बजाज फाइनेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो अभी ये आगे चल के बजाज फाइनेंस को टक्कर देगा, बजाज फिनसर्व को देगा, और ऑलरेडी वरुण ने बताया कि हमारा मतलब ये आफ्टर एचडीएफसी ग्रुप और बजाज ग्रुप, उसके बाद ये थर्ड नंबर का एंटिटी होगा, और इसका जो कैपिटल है, कैपिटल के रूप में थर्ड नंबर का लार्जेस्ट जियो फाइनेंशियल लिस्ट होगा कल। अब यहाँ पे इसका आगे ग्रोथ क्या होगा, एक तो ये हर चीज में जाएगा, क्योंकि रिलायंस के पास अपना रिलायंस रिटेल भी है, तो वहां पे इसको सारे आइटम्स मिलते हैं, जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी बाय होता है वहां पे आप बाय करेंगे, तो वहां से ये ईएमआई के थ्रू ये वहां पे लोन बांटेगा। और ये छोटे छोटे जो भी अभी लोन देते हैं ना, जो ऑनलाइन मतलब जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं, जो नाबी लोन लोगों को मतलब
लोगों को लोन देके फिर उनको हैरेसमेंट करके वहां पे लोन दिया जाता है। तो अभी इस सेक्टर में भी जियो फाइनेंशियल आगे जाएगा और काफी सारा ग्रोथ वहां पे इसको दिखेगा। और साथ ही साथ एक बड़ा पॉइंट है आपका एक रेलवे सेक्टर में क्या है, जब आप टिकट बुकिंग करने जाते हो आईआरसीटीसी की साइट पे, तो आप जब टिकट बुक करते हो तो नीचे एक ऑप्शन आता है, क्या आप मतलब इंश्योरेंस लेना चाहेंगे, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस। वहां पे पॉइंट कितना होता है, 0.15 रुपीज, 0.15 रुपीज होता है पर टिकट बुकिंग पे। आपने 1,000 का टिकट बुक किया तो वहां पे एक छोटा सा अमाउंट है, बट वो छोटा अमाउंट अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, तो पर डे इंडिया में कितने टिकट बुकिंग होता है आईआरसीटीसी के आप चेक कर सकते हो। वहां पे जो बुकिंग हो रहा है ना, उससे एक बड़ा अमाउंट श्रीराम फाइनेंस, आप देखोगे तो वहां पे जो इंश्योरेंस करता है वो आईआरसीटीसी की साइट पे, वो कौन करता है, श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस को उससे एक बड़ा अमाउंट आता है मंथली का, क्योंकि इंडिया में अगर आप पर डे भी देखोगे तो मैक्सिमम मिनिमम 4 से 5 करोड़ टिकट तो बुकिंग होती होगी, ठीक है। अभी आपको ये बुकिंग हो रहा है, अब इससे उसको अगर आपने 15 पैसे 20 पैसे पर टिकट पे आ रहा है ना, उसको एक बड़ा अमाउंट आ रहा है मंथली का, ठीक है। तो आगे चल के अगर रिलायंस हर सेक्टर में एंटर कर रहा है तो रिलायंस इस सेगमेंट में भी आएगा और वो श्रीराम फाइनेंस को टक्कर देगा और यहाँ पे उसको एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। क्योंकि आप देखोगे तो रेल के जो हादसे होते हैं वो तो कभी कभी होते हैं, तो उसको उतना पेमेंट करना नहीं होता, बट ये एक सेफ पार्ट है और यहाँ से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है जियो फाइनेंशियल को, तो आगे चल के ये टक्कर देगा। और ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जियो फाइनेंशियल पे को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। आने वाले 4 से 5 सालों में ये काफी बड़ा एंटिटी बन सकता है। सपोज अभी 250-300 का है, तो आगे ऑलरेडी सर ने बताया कि ये 1500 से 2000 तक जा सकता है, बट आने वाले 3 से 4 सालों में, क्योंकि इंडिया का ग्रोथ स्टोरी तो ऑलरेडी अभी गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला है 2047 तक हम डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे और अगले 3 से 4 सालों में हम नंबर 3 की इकोनॉमी बनाएंगे। तो उसको देखते हुए अगर ये सब वो कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, पीएसयू जिसको लोग 10 से 12 साल पहले गाली देते थे कि ये शेयर तो चलता ही नहीं, मतलब कोई को बोल दो पीएसयू तो क्या है, पीएसयू में कुछ नहीं, सब प्राइवेट कंपनी लेने के पीछे भागते थे। बट अभी आप देखोगे तो सब पीएसयू लेने के पीछे भाग रहे हैं, पीएफसी आरईसी आरवेनल और आपका मजगांव डॉक, मतलब जो भी गवर्नमेंट की मतलब पीएसयूज है ना, सब उसको लेने के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अगर इंडिया का ग्रोथ चलेगा ना, तो ये जो उतनी भी एनबीएफसी है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो भी प्रोजेक्ट फाइनेंस होंगे उनको फाइनेंस देने के लिए कोई एनबीएफसी तो आगे आएगा। और अगर जियो जैसा बड़ा एक एंटिटी है, क्योंकि रिलायंस का आप देखोगे हर 3 महीने पे 15 से 20 हजार करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, अब इतना कैश उसके पास आ रहा है तो वो अपने जियो फाइनेंशियल को यूज करेगा ना लोन देने के लिए। तो यहाँ पे ये एक बड़ा स्टॉक बन सकता है आने वाले टाइम में। तो आपको जो भी अगर फॉल में मिलता है तो आप इसको ऐड कर सकते हो। ओके, अगर आपको लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार अनम्यूट करो और जो भी क्वेश्चंस है वो इसके बारे में आप पूछो, सर जो भी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो आपको इसका आंसर देंगे। ओके, सर एक चीज जानना चाह रहा था कि बोलिए। इसका जो की है इंक्रीजिंग लिमिट, मतलब अगर यूसी लगता है तो 5% है या 20% होगा? मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? सर मैंने ये पूछा है कि अगर सर इसमें इंक्रीजिंग लिस्टिंग लिमिट, डेट पे यूसीट लिमिट कितना होगा इस पे, 5%, 10% या 20%? नहीं नहीं, 20% होगा अप्रोक्स। अगर आपका यहाँ पे जब भी कोई शेयर लिस्ट होता है तो उसका जो मैक्सिमम अपर सर्किट लिमिट वो 20% ही होता है। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इसमें जो जियो फाइनेंशियल्स है, इसमें रिस्क के क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं हमारे लिए, इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क के पॉइंट्स क्या क्या हो सकते हैं? ओके, मतलब इसके आपका प्रोज और कॉन्स दोनों आप नोट करोगे, तो कॉन्स में भी इसमें काफी सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो विजय सर एक बार आप बताइए क्या क्या इसके मतलब ड्रॉबैक पॉइंट हो सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट इसमें क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि हमको इसको भी ध्यान में रखना चाहिए अगर आप किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो। अभी इसमें निगेटिव में बस एक ही मतलब मेजर पॉइंट ये है कि अगर इसका इंडेक्स अगर रीबैलेंसिंग की बात चलती है या कहीं पे गवर्नमेंट इसके तरफ से कोई बड़े फंड हाउस की तरफ से आता है कि हमारे पास फ्री शेयर्स है और इसमें इतनी वैल्यू जो लग रही है और इसकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाएगी, जैसे लिस्टिंग अचानक से 350 400 पे हो जाए तो फिर वहाँ डिस्काउंट के लिए थोड़ी सी जगह बन जाती है। वो लिस्टिंग के ऊपर है और डिमांड के ऊपर है। तो अगर आप अर्ली मतलब लिस्टिंग में ले लेते हो तो एटलीस्ट जहाँ पे भी ओपनिंग होगी वो एटलीस्ट 300 के आसपास ही होगी। तो 300 तो 350 तक तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा जाती है तो शॉर्ट टर्म में कोई भी प्रॉफिट बुक करना चाहेगा, क्योंकि अभी जो क्रेडिट हुआ है वो
90 के आसपास या 200 के आसपास हुआ है। अभी रिलायंस का हाई था और उसमें से कुछ डिस्काउंट हुआ है, जब लिस्ट इसका ये हुआ था तो उतना डिडक्ट हुआ है। तो मान लो जिसके पास रिलायंस का बहुत सारे स्टॉक हो और इतने सारे हो और वो चाहे कि थोड़े से रिलायंस को नीचे लाया जाए और ये मतलब जियो फाइनेंशियल सर्विस ताकि अच्छे से उठा सके, तो उसे भी पता है कि पहले 1-2 दिन में मुश्किल है, लेकिन उसके बाद पॉसिबल है। तो अगर कोई इसमें शॉर्ट करना चाहे या कुछ करना चाहे तो फिर वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो डिमांड बहुत ज़्यादा है और इंट्राडे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये डिस्काउंट पे लिस्टिंग होने वाला है। तो एक बार शॉर्ट टर्म के लिए कोई बुक करना चाहे तो कर सकता है अगर 40-50% गेन मिलता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा करेगा। अभी तक कोई बड़ा प्लेयर्स की तरफ से कोई वैसे न्यूज आई नहीं है, तो बस यही एक नेगेटिव पॉइंट है। थैंक यू सर। चलो मीटिंग एंड करते हैं फिर। ओके।